नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय की क्लास के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी और पृथ्वी के विकास की जब अंतिम अवस्था पढ़ रहे थे हम लोग, तब हमने स्थलमंडल का विकास, जलमंडल का विकास, वायुमंडल का विकास और जीवन का विकास अर्थात जैवमंडल का विकास जैसे 4 बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। उसी चर्चा से जुड़ा हुआ ये लेसन है कि जो स्थलमंडल, जो पृथ्वी हमारी है, वो अंदर से किस प्रकार की है। इसके बाहरी रूप को तो हमने देखा है, क्योंकि बाहरी रूप मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा या प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा समय के साथ परिवर्तित होता रह रहा है। इसमें कई प्रकार के बदलाव आ रहे हैं, लेकिन जो आंतरिक भाग है, जिस भाग पर हम लोग कृषि कार्य कर रहे हैं, आवास बना के रह रहे हैं, या हमारे लिए आवश्यक जो संसाधन हमें प्राप्त हो रहे हैं, वो भाग है इसका भूपर्पटी, ऊपरी भाग जिसको कहते हैं हम लोग, जहाँ हमें से मिट्टी, धरती का ऊपरी भाग कहते हैं। भूपर्पटी जिसे क्रस्ट कहते हैं। इस क्रस्ट से नीचे दूसरी परत आती है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ लिया कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो परतदार है, अर्थात ये परतों में विभाजित है। जिस प्रकार से एक प्याज के ऊपर छिलके पे छिलका उतरता चला जाता है परत दर परत, उसकी गहराई की ओर हम लोग चले जाते हैं, केंद्र की ओर चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी को भी परतों में विभाजित किया विद्वान जनों ने। कितनी परतें हैं इनका भी हम इसी लेसन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो ये है कि सबसे पहले कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो परतदार है, इसमें परतें पाई जाती हैं। तो पिछले लेसन के अंदर भी हमने जिन 3 परतों की चर्चा की थी, ठीक उन्हीं से जुड़ी हुई जानकारी विस्तृत रूप से हम यहाँ लेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंतर्गत इस रूप में परतें पाई जाती हैं। ये परतदार संरचना इसकी मानी गई है। कुछ विद्वान, अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि पृथ्वी के अंतर्गत 3 परतें पाई गई है। जो ऊपरी भाग है इसका, इसको कहते हैं भू पर्पटी, क्रस्ट। दूसरा जो भाग है इसका मध्यवर्ती, उसको कहते हैं प्रावार, मेंटल। और जो सबसे आंतरिक भाग है इसका, इसको कहते हैं क्रोड, CORE, कोर। ये 3 परतें मानी गई हैं। अगर इसको हम ऊपरी भाग मानते हैं, हमारा यहां से ये इसका केंद्र है, तो केंद्र से परिधि तक जोड़ने वाली, मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसको हम गणित में वृत्त के अंदर क्या बोलते हैं? त्रिज्या, रेडियसन। त्रिज्या ये पृथ्वी की त्रिज्या है, जिसे हम अर्धव्यास भी कहते हैं। अब तक खोजों के आधार पर
या जानकारी के आधार पर ये पता लग पाया है कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6370 किमी है। या यूं कह सकते हैं, हम यूं समझ सकते हैं कि पृथ्वी का जो केंद्र है वो केंद्र हमारे इस भाग से 6370 किलोमीटर नीचे है, इतनी गहराई के अंतर्गत है। तो यहाँ से यानी भूपर्वती से लेकर के इस क्रोड़ तक जो पृथ्वी इन निम्न या विभिन्न परतों के अंतर्गत वर्गीकृत की गई है। किसकी कितनी गहराई है, किस परत की मोटाई कितनी है, ये हम अभी आगे पढ़ पाएंगे। अब पृथ्वी की ये परतदार संरचना है या ये खोखली है या गेंद की तरह ठोस है, कैसा इसका आकार है, जिसे आज हम किताबों में पढ़ते हुए आ रहे हैं या पढ़ेंगे, ये जानकारी किताबों तक कैसे पहुंच पाई है, या जो मैं आपको ये बात व्यक्त कर रहा हूं ये मेरे तक कैसे पहुंच पाई है, इसको लेकर के हमारे कई जिज्ञासा भरे प्रश्न आते हैं। क्योंकि पृथ्वी अंदर से कहीं खोखली नहीं है, ये बात हम पहले भी जान चुके हैं कि ये ठोस अवस्था में है। पिछले ही लेसन में हमने विभेदन प्रक्रिया के बारे में समझा था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ज़्यादा ठोस पदार्थ पाए जाते हैं, जबकि ऊपरी परतों के अंतर्गत कम घनत्व वाले पदार्थ या खनिज पाए जाते हैं। तो इससे ये बात तो स्पष्ट है कि कहीं पर भी ये खोखली नहीं है। आप एक टेनिस की गेंद देखते हैं जिसका बाहरी आवरण होता है लेकिन अंदर से खोखली होती है, और एक क्रिकेट की जो गेंद होती है वो पूरी तरीके से एक भरी हुई होती है, ठोस होती है। ठीक उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी भी ठोस, तरल, गैसीय सभी पदार्थों का मिश्रण रूप है। तो ये अंदर से पूरी भरी हुई है। लेकिन जब ऐसी अवस्था है इसके अंतर्गत ठोस है, तरल पदार्थ भी हैं, गैसीय अवस्था भी है, तो विद्वान जन ये गहराई 6370 किलोमीटर तक की गहराई नापने में कैसे सक्षम हो गए, या इतनी गहराई उन्होंने कैसे ज्ञात कर ली है, ये रहस्य भरे हमारे समक्ष प्रश्न हैं। इनका भी हम उत्तर खोजेंगे कि जब बात ये आ रही है कि इसमें जा नहीं पाए, लेकिन फिर भी हम इतनी गहराई तक निम्न जो परतें हैं उनका वर्गीकरण, उनकी जानकारी किस आधार पर जुटाई है, तो इसको लेकर के विद्वानों ने 2 प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के साक्ष्य प्रमाण क्या क्या है। और साक्ष्य और प्रमाणों को विद्वानों ने 2 भागों में वर्गीकृत किया। एक तो होते हैं प्रत्यक्ष, दूसरे प्रमाण होते हैं अप्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष जानकारी, दूसरी होगी अप्रत्यक्ष जानकारी। कुछ एक साक्ष्य प्रमाण हमारे समक्ष आज भी हैं जिनके द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक जानकारी जुटा सकते हैं। और प्रत्यक्ष जो साक्ष्य हैं इनके अंतर्गत पहला जो साक्ष्य है वो है खाने, जो खनिज निकालने के लिए पृथ्वी के अंदर गहराई तक मानव खनिज उत्खनन कर रहा है, और उत्खनन के उपरांत जो खान खाली अवस्था में हैं वो पृथ्वी के अंदर तक की जानकारी देने के साक्ष्य हैं, प्रत्यक्ष हैं। और इसको लेकर के अभी तक जो सबसे गहराई वाली खान है वो 4 किमी
दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत जोहान्सबर्ग शहर है, जिसे गोल्डन सिटी भी कहते हैं, स्वर्ण का शहर भी कहते हैं। तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के अंदर जोहान्सबर्ग शहर के समीप 4 किलोमीटर गहराई तक की खानें खोद ली गई हैं। इतनी गहराई तक मानव पृथ्वी के आंतरिक भाग में जा चुका है, और जब ऊपर से अंदर की ओर जा रहा है खनिज निकालने के लिए, तो खनिज की उन्होंने कई प्रकार की परतें देखी हैं। तो ये भी स्पष्ट करता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग परतदार है। दूसरा जो साक्ष्य है या प्रत्यक्ष जो प्रमाण है वो है प्रवेदन। प्रवेदन प्रक्रिया, ड्रिलिंग प्रोसेस। प्रवेदन से तात्पर्य है कि जिस प्रकार से हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग से जल प्राप्ति के लिए बोरिंग, ट्यूबवेल, मशीन के माध्यम से गहराई तक जल प्राप्त करने के लिए ड्रिल दी जाती है, प्रवेदन किया जाता है, इसी प्रकार से जो डीजल, पेट्रोल, जो प्राकृतिक ईंधन है उसको प्राप्त करने के लिए भी प्रवेदन प्रक्रिया की जाती है। अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई तक उसको छेदा जाता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा भी पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी ली गई है, लेकिन हमारे जो यहाँ पर प्रवेदन प्रक्रिया है वो इतनी गहराई तक नहीं पहुँच पाई है। जो अब तक की सबसे गहरा प्रवेदन हुआ है, सबसे गहराई तक खुदाई हुई है, वो प्रवेदन प्रक्रिया जो है वो आर्कटिक महासागर के कोला नामक स्थान पर 11 किमी प्रवेदन किया गया है। विद्वानों ने इस पर कार्य किया है कि आर्कटिक महासागर के कोला नामक स्थान पर जाकर के उन्होंने और 11 किलोमीटर गहराई तक प्रवेदन करने का कार्य किया है। इससे नीचे अभी तक या इससे ज़्यादा गहराई का प्रवेदन कार्य और किसी संसार भर के किसी स्थान पर संभव नहीं हो पाया है। अब हमारे समक्ष एक प्रश्न उपजता है कि 11 किलोमीटर तक की गहराई का प्रवेदन यहाँ पर किया गया, इससे और ज़्यादा गहराई का क्यों नहीं किया गया? या वर्तमान समय में क्या इतनी गहराई से नीचे जाने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है, मशीनें नहीं है? ये सब कुछ हैं, मशीनें भी हैं, विभिन्न प्रकार के औजार और साधन भी हैं, लेकिन इससे नीचे प्रवेदन करना संभव नहीं हो पा रहा है। इसका कारण ये है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ज्यों-ज्यों जाया जाता है या अत्यधिक गहराई में जाया जाता है, टेम्परेचर अर्थात तापमान बहुत तेज गति से बढ़ता है। और तापमान जब अत्यधिक गहराई में जाने के साथ तेज गति से बढ़ता है तो जो भी मशीनें जिस प्रकार की धातु या तत्व से निर्मित हुई हैं वो उस तापमान को सहन नहीं कर पाती हैं, और उसकी बदौलत अत्यधिक गहराई में दी जाने वाली मशीन या लोहे या अनेक धातु से निर्मित जो औजार हैं वो उस उच्च तापमान पर पिघल जाते हैं और वहाँ इससे ज़्यादा नीचे तक मशीनों के द्वारा कार्य करना संभव नहीं हो पाया है। इसीलिए अभी तक इतनी गहराई तक का ही साक्ष्य या जानकारी हमारे समक्ष उपलब्ध हो पाई है। और यहाँ से 11 किलोमीटर तक की गहराई का जो प्रवेदन कार्य किया गया और पृथ्वी के इस भाग से निकल करके पदार्थ जब धरातल पर बाहर आया तो उसको भी अलग अलग परतों के रूप में अलग अलग प्रकार की
धातुओं के द्वारा निर्मित पाया गया। तो इस बात से भी स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं। तीसरा जो प्रत्यक्ष साक्ष्य है वो है उल्काएं या उल्का पिंड जिसको बोलते हैं हम लोग, मेटर्स, उल्काएं। इसके बारे में कि जब सौरमंडल, ग्रह आदि का निर्माण हो रहा था नीहारिका के ध्वस्त होने के उपरांत, तो उस पदार्थ जिससे ग्रह बने हैं अर्थात हमारी पृथ्वी बनी है, पृथ्वी के समक्ष जो अन्य ग्रह वो भी बने हैं, ये जो पदार्थ एकत्रित हो गया उससे तो बड़े ग्रह बन गए। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसा था जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के संपर्क में ना आने के कारण वो संगठित नहीं हो सका, वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में इस ब्रह्मांड में स्वतंत्र अवस्था में बिखरा हुआ रह गया। उस पदार्थ को उल्काएं कहते हैं या उल्कापिंड कहते हैं। कई बार ये उल्काएं या उल्कापिंड एक ग्रह से दूसरे ग्रह की आकर्षण शक्ति में आ जाते हैं, अर्थात यूं कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो गुरुत्व शक्ति है उसके संपर्क में आने की वजह से ये पदार्थ या ये उल्काएं पृथ्वी की ओर खींचे चले आते हैं। कई बार ये हल्के और कमज़ोर पदार्थों से बने होने की वजह से आसमान के अंतर्गत ये जल करके ध्वस्त हो जाते हैं। कई बार हम जिसे टूटता हुआ तारा कहते हैं या देखते हैं, वो एक प्रकार से उल्कापात ही है, उल्का का वो घर्षण ही होता है जिससे चमकता हुआ तारा दिखाई देता है। दूसरे कुछ उल्काएं इतने बड़े और कठोर पदार्थ से निर्मित होते हैं, लोहे या निकिल जैसे, जो पूर्णतः वो जल नहीं पाते हैं और वो कई बार छोटे रूप में धरातल पर आकर के गिर जाते हैं, जिसे उल्कापात कहते हैं। जब ये पदार्थ या ये उल्काएं धरातल पर आकर के गिरती हैं तो हमारे जो खगोल शास्त्री हैं वो इन उल्काओं का इसके द्वारा आंतरिक भाग की जानकारी लेने के प्रमाण के रूप में लेते हैं, क्योंकि ये उल्काएं भी ठीक उसी पदार्थ से निर्मित हैं जिस पदार्थ से हमारी पृथ्वी निर्मित है। तो ऐसा उन्होंने इसके आधार पर भी प्रमाण ये साक्ष्य माना है कि उल्काएं भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी उपलब्ध कराने के प्रमाण हैं। तो ये तो थे प्रत्यक्ष प्रमाण पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए। इसके बाद में हम अप्रत्यक्ष प्रमाण, जिनको हम सीधा देख नहीं पाते, जहाँ तक हम जा नहीं सकते, जहाँ का पदार्थ हमें प्राप्त नहीं होता है, ऐसे प्रमाण जो होते हैं उनको कहते हैं अप्रत्यक्ष प्रमाण। कई बार हमारे समक्ष प्रश्न आता है, अभी हमने यहाँ देखा था कि 11 किलोमीटर की गहराई तक का प्रवेदन कार्य किया गया, अब तक के गहरा गर्त खोदा गया, लेकिन इससे ज़्यादा गहराई तक क्यों नहीं? तो उसका कारण हमने अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर लेंगे। पहला लेते हैं उसके अंदर तापमान। तापमान जिसे हम गर्मी कहते हैं। पिछले अध्याय के अंतर्गत हमने जब बिग बैंग का सिद्धांत पढ़ रहे थे, बिग बैंग थ्योरी पढ़ रहे थे, उसकी 3 स्टेज हमने पढ़ी थी, 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, जिसमें अंतिम अवस्था हमने ये पढ़ी थी कि जब 13.6 अरब वर्ष पहले महाविस्फोट हुआ था, उसके 3 लाख वर्ष पश्चात पृथ्वी के टेम्परेचर अर्थात तापमान में 4500 डिग्री केल्विन की गिरावट आई थी। अर्थात उस समय टेम्परेचर या इसका तापमान बहुत अधिक था। आज भी जैसे हम पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो तो हमें ठंडा प्रतीत होता है, लेकिन इसका जो केंद्र है उसके अंतर्गत आज भी तापमान बहुत अधिक है। लगभग पृथ्वी का जो केंद्र है या उसका टेम्परेचर है 2000 डिग्री सेल्सियस, और हमारे यहाँ धरातल का औसत जो तापमान रहता है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है
ये बात स्पष्ट होती है कि पृथ्वी के अंदर की ओर ज्यों-ज्यों जाया जाता है वैसे वैसे पृथ्वी का जो तापमान है वो परतों के आधार पर बढ़ता जाता है। और अब तक जो हमें पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है जिसको हम क्रोड कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं या भूपर्पटी कहते हैं, इसके अंदर तापमान के बढ़ने की जो दर है वो है 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। अर्थात इस दर से तापमान बढ़ता है। जैसे ही हम 32 मीटर की गहराई या धरातल से या ऊपरी भाग से हम 32 मीटर गहराई का गड्ढा खोद करके वहाँ का तापमान का मापन करते हैं तो हमारे जैसे यहाँ पर धरातल के ऊपर 40 डिग्री है मानो, तो इससे 32 मीटर की गहराई पर यहाँ पर टेम्परेचर हो जाएगा 41 डिग्री सेल्सियस। इस आधार पर पृथ्वी के जो आंतरिक भाग जो केंद्र है जो इसका 6370 किलोमीटर जो त्रिज्या है उसके साथ ज्यों-ज्यों हम गहराई में जाते हैं तापमान में वृद्धि होती है। और तापमान में वृद्धि के कारण ही इसका जो आंतरिक भाग है वो आज भी तरल अवस्था में है, पिघली हुई अवस्था में है, क्योंकि वहाँ इतना अधिक तापमान है कि वहाँ की जो चट्टानें हैं वो ठोस अवस्था का रूप धारण करके नहीं रह सकती। दूसरा इसमें है घनत्व में वृद्धि। 3 चीज़ें हैं PVT, V फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम और T फॉर टेम्परेचर। अर्थात इसका दाब, ताप और आयतन, इन तीनों के अंदर गहराई के साथ वृद्धि होती है, प्रसार होता है। दाब भी बढ़ता जाएगा, आयतन भी बढ़ता जाएगा और तापमान भी बढ़ता जाएगा। ये तीनों चीज़ें ताप, दाब और आयतन या घनत्व ये इसके अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। तीसरा साक्ष्य जो आज सबसे महत्वपूर्ण माना गया पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का वो है भूकंप विज्ञान। ऊपर वाले जितने भी हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साक्ष्य पढ़े हैं वो सिर्फ अनुमानों के ऊपर आधारित होते हैं, लेकिन जो भूकंप विज्ञान है वो आज के इस युग में या विज्ञान के इस युग में पृथ्वी के आंतरिक जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है। इसी के साथ हम ज्वालामुखी प्रक्रिया की जानकारी भी लेंगे, क्योंकि ज्वालामुखी के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो लावा या मैग्मा जिसे कहते हैं वो निकल करके धरातल पर आता है, और जब वो अंदर से बाहर आता है तो आंतरिक जानकारी और आंतरिक चट्टानों की जानकारी हमारे समक्ष प्रमाण के रूप में उपलब्ध होती है। अब आगे हम जो भूकंप विज्ञान है, जो एक बड़ा इसका चैप्टर है हमारा भूकंप विज्ञान को लेकर के कि भूकंप क्या है, इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली तरंगें किस प्रकार से है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से लेकर के हमारे तक गमन करके आती हैं, कितने प्रकार की इसकी तरंगें होती हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, इन सब को लेकर के पृथ्वी के आंतरिक भाग का अप्रत्यक्ष साक्ष्य में हम इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।